दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखिए एमपी टेट वर्ग 1 को टारगेट करते हुए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एमपी टेट के सिलेबस में मेंशन्ड है, इसका नाम है समाजवाद। इसको आज हम लोग कम्प्लीटली कवर करेंगे। क्या होता है ये, क्या इससे संबंधित परिभाषाएं हैं, क्या इससे संबंधित चीज़ें जो हमारे एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, वो सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही आपका एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ में एक नया कॉन्सेप्ट भी आपका तैयार हो जाएगा। तो पीजीटी वर्ग 1 एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में इस चीज़ को अच्छे से दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साम्राज्यवाद, समाजवाद, ये सारी चीज़ें जो कोर वाली पॉलिटी होती है वहाँ पर ये पूछी जाती हैं। ठीक है, साम्राज्यवाद को ध्यान में रखते हुए अगला हमारा टॉपिक साम्राज्यवाद रहेगा। बहुलवादी आलोचना को हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। साम्राज्यवाद से ही जुड़ा हुआ एक कहीं ना कहीं कोई एक पड़ाव आता है, वो समाजवाद होता है। समाजवाद को आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो पूरा की पूरी रूपरेखा जो ये परिभाषा है वो कई प्रकारों से कई लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से दर्शाई गई है। उन परिभाषाओं को भी समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको इसे समझना है तो एक ऐसी ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारधारा है ना। समाजवाद जो है एक ऐसी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारधारा है जो संपत्ति के समान वितरण में, है ना, संपत्ति के समान वितरण में ये विश्वास रखेगी। जो सामाजिक समानता और उत्पादन के साधन के सामूहिक स्वामित्व पर ये बल देगी। एक डिस्ट्रीब्यूटिव और कलेक्टिव, एक तरह से यहाँ पर क्या होगा, ओनरशिप होगी, कलेक्टिव ओनरशिप रहेगी। कुल मिलाकर के राजनीतिक, आर्थिक और इसके अलावा सामाजिक ये एक विचारधारा जो संपत्ति के समान वितरण पर, समाज का ही कल्याण है, समाज का ही यहाँ पर वाद है, समाज की ही यहाँ पर बात है और समाज को ही यहाँ पर प्रमुखता दी जा रही है। इसी वजह से हर एक चीज को समान वितरण करेंगे ताकि समाज हमारा एक बराबर पर आकर के खड़ा हो, एक बराबर के धरातल पर, एक बराबर के लेवल पर आकर के वो हमारा समाज खड़ा हो। यहाँ पर वितरण भी हो रहा है, उत्पादन भी, समानता, लेकिन यहाँ पर सर्वोपरि है समानता को, सबको बराबर में अधिकार मिले, सबको बराबर में आर्थिक सुविधाएं मिले, सबको बराबर में राजनीतिक अधिकार मिले, सबको बराबर में सामाजिक अधिकार मिले। अगर ये सारी की सारी चीजें एक समाज में देखने को मिलेंगी तो वो एक समाजवादी साम्राज्य कहलाएगा, एक समाजवादी राज्य वो कहलाएगा। एक सोशलिस्ट अप्रोच के साथ में उस स्टेट को मूव आप कर सकते हैं, उसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद में आपको कुछ और चीजें बताते हैं, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य है, एक ऐसा समाज हम लोग बनाएंगे जहां पर अमीरी और गरीबी, देखिए जो गांधी जी ने लास्ट में कहा था कि कांग्रेस को, जब भारत आजाद हो गया था तो उस समय पर कांग्रेस को ऐसा कहा था गांधी जी ने कि कांग्रेस को पूरी तरह से विघटित कर देना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न यही था कि अमीरी और गरीबी की खाई कम हो, एक जो सुप्रीम एक नेचर बना होता है सोसाइटी का वो यहाँ पर ख़त्म हो, सारे लोग एक नज़र से देखे जाएं, दलित वर्ग, कोई भी किसी भी प्रकार के वर्गों में कोई भी विभाजन ना देखने को मिले, अमीरी और गरीबी का जो खाई है उसको ख़त्म किया जाए और सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। आदर्श राज्य में सारी चीज़ें अच्छे लेवल पर होती हैं, लोग यहाँ पर पशुवत नहीं होते, हिंसक नहीं होते, सभ्य समाज में सारे लोग रहते हैं, बिल्कुल शांत समाज में सारे लोग रहते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं। उसी तरह का एक समाज यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़े समाजवाद में, और गांधी जी ने भी इस चीज़ को बखूबी इस चीज़ को आगे प्रोपोगेट करने का कार्य किया था कि कोई भी अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस अमीर और गरीब में नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति के बीच में नहीं होना चाहिए, तभी वो समाजवादी विचारधारा को पेश करेगा। तो ऑब्जेक्टिव आप मोटा मोटा लगभग समझ गए हैं। ठीक है, अभी देखिए मेन अगर इसका फीचर देखेंगे, मेन अगर इसका हम लोग तत्व देखेंगे, सबसे पहले कलेक्टिव स्वामित्व है। किसी चीज के स्वामी आप नहीं हैं, एक कलेक्टिव स्वामित्व है कि सब लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया उत्पादन के साधन हो गए, जैसे कि जमीन है, कारखाने हैं, मशीन है, इस पर स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो स्वामित्व है ये सबका स्वामित्व, राज्य का स्वामित्व होना चाहिए या फिर समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए, जहाँ पर हर वर्ग के लोगों को उस पर उसका उपयोग करना। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो सरकारी जो संपत्ति है उसको प्रयोग करने का अधिकार सारे ही लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सारे के सारे वो समाजवादी विचार
विचारधारा के आधार पर हमारा संविधान बना हुआ है। हमारी प्रस्तावना में भी समाजवाद शब्द को इंक्लूड किया गया है। समाजवाद को हम लोगों ने प्रमुखता से अपने संविधान में अपनाया है ना। तो इस वजह से ये इसी वजह से किया गया क्योंकि हम लोग सबको बराबर का अधिकार देने की कोशिश शुरुआती दौर में कर रहे थे। लेकिन अभी आप वर्तमान में देखेंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या हमारे समाज में अभी भी समाजवाद की अवधारणा विकसित है? क्या अमीर और गरीब का जो रेशियो है वो अभी भी क्या बराबर है? क्या यहाँ पर अमीर और गरीब में कोई भी विभेदन नहीं है? क्या हमारे समाज में कोई भी विभेदन नहीं है? ऐसा है या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को रख सकते हैं। और एक एग्जांपल आपको इसी से रिलेटेड दे देते हैं। भाई हमारे यहाँ तो मराठी और हिंदी भाषा में भी विवाद हो जाता है। तो ये आपको इस चीज़ को आप समाजवाद से रिलेट करके अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सामूहिक स्वामित्व का मतलब यही हो गया कि कलेक्टिव ओनरशिप है, हर एक चीज पर हर एक व्यक्ति का अधिकार है, कोई निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है। आर्थिक समानता मतलब यहाँ पर न्यूनतम जीवन स्तर, ऐसा नहीं कि सबके लिए बहुत लेविश लाइफस्टाइल हो, एक न्यूनतम जीवन स्तर हो जिसमें सबके पास में रोटी कपड़ा मकान हो, जिसमें वो अच्छे से रह पा रहे हो, अपना भरण पोषण कर पा रहे हो और इसके अलावा अपनी जरूरतों को ये पूरा कर पा रहे हो। ठीक है, तो न्यूनतम जीवन स्तर यहाँ पर आवश्यक है और ये सुनिश्चित इस चीज में समाजवाद में ये चीज सुनिश्चित करी जाती है। अब देखिए, योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी मतलब आर्थिक गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली लेकर के आ जाएंगे। एक योजना आयोग हम लोगों ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमारा जो योजनाएं रहेंगी वो प्रॉपर प्लान्ड पॉलिसीज हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, जिसके लिए योजना आयोग बनाया जाएगा जो कि 5 ईयर प्लान लेकर के आएगा। योजनाबद्ध तरीके से हम लोग चलेंगे तो एक समाजवादी विचारधारा को यहाँ पर प्रतिपादित हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वो एक प्लान इकोनॉमी, ये भी एक समाजवाद का हिस्सा माना जाता है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि शोषण विहीन समाज रहेगा, एक्सप्लॉयटेशन। भाई देखिए, अगर इनइक्वालिटी नहीं है समाज में जैसा समाजवाद की परिभाषा में लिखा गया है तो वहां पर फिर किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे बराबर हैं। अब बराबर वाले लोगों में कुछ भी नहीं होता, कंपैरिजन नहीं हो। अगर मान लीजिए आपकी लाइफस्टाइल और दूसरे आपके दोस्त की लाइफस्टाइल दोनों बराबर है तो आपकी उनके साथ में अच्छी खासी बनती है। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपका दोस्त अमीर है, या फिर आप अमीर हैं, आपका दोस्त गरीब है, तो उस केस में फिर वहां पर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। गरीब आदमी किसी भी शोरूम में जल्दी से प्रवेश नहीं करता क्योंकि उसको रोकने के लिए एक शीशे का दरवाजा लगा दिया गया है। अब उसके पास में वो चीज़ अलाउड नहीं है, उसके दिमाग में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, कि यार इस शीशे को खोल करके हम लोग उस अमीरी वाला जो माहौल है उससे हम जो गरीबी वाला हमारा दुनिया है उससे अमीरों की दुनिया में जा पाए, है ना। तो वो एक जो डिफरेंस है देखने को मिलता है अभी मौजूदा हमारी सोसाइटी में, वो समाजवाद में नहीं होगा। अब ये अगर डिफरेंस नहीं होगा तो फिर शोषण भी नहीं होगा। शोषण मुक्त एक समाज का यहाँ पर निर्माण होगा, इस चीज को यहाँ पर दर्शाया जाएगा समाजवाद के अंदर। ठीक है, स्टेट यहाँ पर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट, सभी के सभी जितने भी क्लासेस हैं सभी के इंटरेस्ट को यहाँ पर समाज प्रोटेक्ट करेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें। नैतिकता और सहकार्य पर यहाँ पर बल दिया जाएगा, एम्फेसाइज किया जाएगा यहाँ पर मोरालिटी को और कॉपरेशन को। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग को यहाँ पर बढ़ावा, है ना। कंपटीशन के अलावा, कंपटीशन देखिए, कंपटीशन से हम जानते हैं कि हाँ ठीक है, ईयर ऑन ईयर हम लोग कंपेयर करके कॉम्पीट करके ग्रोथ करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो कंपटीशन है वो किस हद तक चला जाए इसकी कोई भी सीमा नहीं होती। इस वजह से दूसरे को हराने का हम लोग प्रयास करते हैं, एक अच्छे नैतिक व्यवहार का वहाँ पर कहीं ना कहीं नज़रअंदाज उसको कर दिया जाता है। तो कंपटीशन को समाजवाद से बाहर रखा जाएगा और सहयोग के आधार पर काम करेंगे। नैतिकता और सहकार्य के माध्यम से यहाँ पर काम किया जाएगा ताकि सहयोग हो। अगर कोई गरीब भी है, कोई अगर पीछे भी रह जा रहा है तो उसको समाज ही मिल करके उसको अपने साथ में लेकर के आगे चले, है ना। इस तरह की विचारधारा के साथ में यहाँ पर समाजवाद के अंदर काम किया जाता है। अगर प्रकार देखेंगे समाजवाद के तो प्रमुख अगर जो प्रकार है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम लोगों ने हमारे संविधान में भी समाजवाद की विचारधारा को हम लोगों ने 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा था, है ना। समाजवाद और लोकतंत्र दोनों को जोड़ा जाता है। जैसे कि भारत में यहाँ पर समाजवाद भी है और लोकतंत्र में एक प्रॉपर जो डेमोक्रेसी है उसमें समाजवाद की अवधारणा का होना काफ़ी अनिवार्य माना जाता है। तो इस वजह से समाजवाद में लोकतंत्र को जोड़ करके काम किया जाता है। इसके बाद में जो अगला नंबर आता है क्रांतिकारी समाजवाद। इसमें बेसिकली हिंसा या क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी
पूंजीवादी जितने भी लोग हैं ना, उनको हटाया जाएगा। क्या किया जाएगा? पूंजीवादियों को हटाया जाएगा और उनकी पूंजी को लूट करके सभी लोगों में विस्तृत कर दिया जाएगा, ताकि सारे लोग एक बराबर ही स्टेटस के हो जाएं, एक बराबर ही लाइफस्टाइल के हो जाएं। ये यहाँ पर किया जाएगा। इसमें क्रांति होगी। इसमें क्या होगा? क्रांति होगी। और क्रांति कौन कर रहा है? यहाँ पर सर्वहारा वर्ग क्रांति कर रहा है। आम आदमी, गरीब आदमी यहाँ पर क्रांति कर रहा है और अमीरों से उनकी संपत्ति को लेकर के गरीबों में बांट दिया जाएगा। ये चीज के यहाँ पर इस प्रकार के समाजवाद को हम लोग क्रांतिकारी समाजवाद कहते हैं, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म कहते हैं। अगला जो आता है वो यूटोपिया समाजवाद होता है, यूटोपियन। अब इसमें आदर्श समाज की कल्पना करता है जिसमें कोई शोषण या फिर असमानता नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी असमानता नहीं। अगर ऐसा है तो वो एक यूटोपियन समाजवाद है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग थोड़ा सा क्राइटेरिया को चेंज करते हुए डेफिनेशन दी है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, तो ये यूटोपियन समाजवाद हो गया, जहां पर हम लोग शोषण और असमानता को पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं, उसको हम लोग शामिल नहीं होने देते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा यह प्रतिपादित था। यह सिद्धांत ऐतिहासिक और आर्थिक विश्लेषण पर आधारित है। ऐतिहासिक मतलब इतिहास की चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और आर्थिक चीजों पर हम लोग अर्थ को यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखेंगे, और उसके आधार पर जो हमारा समाजवाद बनकर के तैयार होगा उसे हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहेंगे। आर्थिक आधार पर एक समानता देखने को मिले और ऐतिहासिक आधार पर जो अधिकार पहले थे वैसे ही अधिकार चलते हुए आए, एक समाज में थोड़ा सा समानता देखने को मिल जाए, वही यहाँ पर वैज्ञानिक समाजवाद कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अनुभवों के आधार पर काम करते हैं वैज्ञानिक समाजवाद में। ठीक है, तो एंगल्स और इसमें कार्ल मार्क्स का नाम आपको याद रखना है। अगर थिंकर्स की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाते हैं समाजवाद से संबंधित जो बहुत सारे विचारक हैं उनको अगर देखा जाए, कार्ल मार्क्स बहुत प्रमुख विचारक, बहुत बड़ी विचारधारा इन्होंने इसके लिए लिखी थी। वर्ग संघर्ष जो होता है उसकी प्रतिपादना इन्होंने की थी। क्लास स्ट्रगल को ये बहुत ज़्यादा प्रतिपादित करते थे। इसमें ये कहा गया कि दो वर्ग हैं, एक सर्वहारा वर्ग है, एक प्रबुद्ध पूंजीवादी वर्ग है। सर्वहारा वर्ग जो है वो पूंजीवादी वर्ग से पूरी की पूरी संपत्ति लेकर के आपस में लोगों को मना लेगा, बांट देगा, और इससे सारा का सारा समाज जो है वो समान हो जाएगा। इस विचार को वर्ग संघर्ष के विचार से प्रतिपादित किया इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने। दूसरा हो गया ऐतिहासिक भौतिकवाद। यहाँ पर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मतलब भौतिकी के आधार पर, जीवन जीने के आधार पर हम लोगों को एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए कार्य करना है, और उसके आधार पर कोशिश यही करेंगे कि समानता समाज में स्थापित हो पाए। कार्ल मार्क्स करते हैं वर्ग संघर्ष और भौतिकवाद के आधार पर अपनी बातों को रखते हैं। दूसरा नाम फ्रेडरिक एंगल्स का है। इन्होंने समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या, जैसे हम लोगों ने देखा था मार्क्स के सहयोगी ही थे, और इन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या इसकी दी थी। ये भी आप याद रखेंगे, वैज्ञानिक व्याख्या देने वाले व्यक्ति एंगल्स हैं। इनमें मार्क्स का नाम भी जोड़ा जाता है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और एक तरह से वर्ग संघर्ष को यहाँ पर प्रमुखता से पेश किया था। वैज्ञानिक तरीके से पेश करने का काम एंगल्स ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला नाम आता है बी आर अम्बेडकर। बहुत बड़ा नाम है भारत के विचारकों में, है ना। तो भारतीय संविधान में समाजवादी विचारों को समावेशित करने वाले प्रमुख ये व्यक्ति माने जाएंगे। भारतीय संविधान में समाजवादी विचारों को समावेशित करने वाले ये प्रमुख एक व्यक्ति माने जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला नंबर आता है वो भारतीय संदर्भ में क्या है समाजवाद। भारत के रिस्पेक्ट में, अगर भारत के एस्पेक्ट्स के अनुसार हम लोग देखें, हम लोगों ने बी आर अम्बेडकर को देखा, हम लोगों ने गांधी जी की बात की। अगर भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसमें देखिए प्रियम्बल में, हमारे संविधान में इस चीज को हम लोगों ने मेंशन कर रखा है। 1976 में एक संवैधानिक संशोधन होता है जिसके माध्यम से सोशलिस्ट शब्द को हमारी प्रस्तावना में जोड़ लिया जाता है, समाजवाद शब्द को हमारी प्रस्तावना में, हमारे प्रियम्बल में इसे जोड़ लिया जाता है। 42वें संवैधानिक संशोधन। तो भारत में जो समाजवाद चलता है वो समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद हमारा चलता है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर हम लोग काम करते हैं, और उस चीज को हम लोगों ने अपनी प्रस्तावना में भी लिख रखा है कि वर्गों के बीच में एक समानता होनी चाहिए। हालांकि वो स्थापित नहीं हो पाती है। हमारे यहाँ अमीर जो है वो बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब जो है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है ना। तो दोनों में समन्वय तो स्थापित नहीं हो पाता है, लेकिन वही विचारधारा जो है वो विचारधारा कई बार धरातल पर हो रही हुई चीजों से बहुत अलग होती है, जैसे कि भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि सारे लोग समान होने चाहिए, अर्थ के आधार पर, हर एक आधार पर, है ना, मौकों के आधार पर भी। लेकिन हम लोग तो भिड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि मराठी स्पीकिंग पीपल और हिंदी स्पीकिंग पीपल
एग्जाम्पल वाला विवाद हम लोगों ने पहले भी एग्जाम्पल पर बात की, है ना। तो देखिए हम लोगों की जो लिखा हुआ चीज़ें हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, उसके आधार पर हम लोगों को समाजवादी विचारधाराओं के आधार पर चलना चाहिए और समाज को प्रायोरिटी देते हुए कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जो भारतीय राज्य है उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए यहाँ पर बाध्य करता है भारतीय राज्य जो है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। अब आर्थिक न्याय कैसे हो सकता है? आर्थिक न्याय जो विषमता है, जो सबसे अमीर और सबसे गरीब में जो विषमता है उसको कम करके ही हो सकता है, जो कि भारत में नहीं देखा जाता, उसे नजरअंदाज किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद में जो कुछ यहाँ पर चीजें हैं, समाजवाद की आलोचना भी होती है। देखिए अगर आप सब कुछ अमीरों से लेकर के गरीबों को दे देंगे तो अमीर तो वैसे भी गरीब हो जाएंगे ना। और अगर आप देखेंगे तो किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो चलाने का काम अमीर करते हैं, ठीक है। गरीबों से बहुत, गरीब तो अपना रोटी दाल अगर वो जुगाड़ ले जा रहा है तो उससे ऊपर उसे कुछ नहीं चाहिए, है ना। लेकिन जो अमीर होते हैं वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप्स को चलाते हैं, कंपनीज करते हैं, इन्वेस्टमेंट को वो करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कंट्रीज का डेवलपमेंट होता है, उनकी इकोनॉमी को बूम मिलता है। तो समाजवाद एक तरह से इस वजह से इसकी आलोचना होती है। कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर प्रेरणा की कमी है। भाई समाजवाद सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करो तो जितने नेता हैं सबके पास में आर्थिक आधार पर सब संपन्न हैं, क्या वो अपनी प्रॉपर्टीज को गरीब लोगों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। अपने पर अगर आएगा तो समाजवाद को अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है, ये प्रिंसिपल मात्र ही रह जाता है। प्रेरणा की कमी, सबसे पहले लैक ऑफ मोटिवेशन है। लोग निजी लाभ के अवसर केवल खोजा करते हैं, समाज का कौन ही सोच रहा है। बहुत बड़े अगर आप समाज सुधारक हैं तब भी समाज का मतलब एक लिमिट तक ही सोचेंगे। पहले होता है ना कि पहले यार आपको अपना पेट भरना है, फिर पड़ोसियों की बात सोचनी है, फिर अपने समाज के बारे में सोचना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चलती हैं। और वही है, अपना पेट भरते हुए अपनी ही भूख खत्म नहीं हो पाती तो आगे दूसरे लोगों का क्या ही सोचेंगे, है ना। इस वजह से प्रेरणा की कमी यहाँ पर देखी जाती है। बहुत बड़ा चैलेंज यही हो जाता है ना। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण जब होगा, है ना, सरकार अगर बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करेगी तो नौकरशाही इसकी वजह से, है ना, इससे नौकरशाही बढ़ जाती है और नौकरशाही बढ़ेगी तो करप्शन बढ़ेगा और समाजवादी विचारधाराओं को आगे फिर हम लोग प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण भी घातक होता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो टॉपिक आता है इसमें लैक ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए अगर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपको उतने सारे अधिकार ही नहीं है। हम लोग रह रहे हैं एक लोकतांत्रिक देश में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सीमित चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। अगर आप फ्री में एजुकेशन भी बांट रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए उस पर। अगर आप फ्री में कोई भी कुछ ऐसा कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं और आपने एक फर्म बना लिया तो उसमें भी गवर्नमेंट यहाँ पर आपसे टैक्स वसूलती है ना। तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी देखने को मिलेगी। समाजवादी व्यवस्थाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। इस वजह से आपका जो समाजवादी विचार है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा, और एक बार विचार नहीं पहुंचेगा तो लोग उससे जुड़ेंगे नहीं। और वो जो अवधारणा की सबको समान करने की कोशिश जो एक राह पर हम लोग चले हैं, वो राह कहीं ना कहीं अंधेरे में ही आगे तब्दील होने वाली है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना मानी जाती है समाजवाद की। तो कुल मिलाकर के आप समाजवाद से क्या समझते हैं? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सामाजिक आधार पर न्याय, आर्थिक समानता और सभी के कल्याण को ये प्राथमिकता देता है। इसकी सफलता और कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। राज्य किस प्रकार से संतुलन बना करके रखेगा उस पर पूरा का पूरा समाजवाद हमारा फोकस्ड रहता है। लेकिन वही बात है कि सरकार अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी। सरकार अगर समाज के बारे में सोचने लगेगी तो सरकार के बारे में कौन सोचेगा? व्यक्तिगत लाभ हावी हो जाता है। व्यक्तिगत लाभ ही यहाँ पर एकमात्र विकल्प बचता है। इस वजह से समाज का कल्याण नहीं हो पाता। कहते हैं पहले अपना पेट भरिए, ठीक बात है, लेकिन अपना ही पेट भरिए, ये यहाँ पर समाजवादी विचारधारा बिल्कुल ही नहीं है ना। तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं। आपके क्या विचार हैं? समाजवादी विचारधारा को अगर हम लोग आगे भारत में बढ़ाना चाहें तो कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? व्यक्तिगत लाभ और जो एक तरह से अपना ही सब कुछ कल्याण वगैरह कर लेना, ये कहाँ तक सही है? आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एमपी टेट वर्ग एक एग्जामिनेशन की सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी आप हमारे साथ में कर सकते हैं सिलेक्शन गाइडर पर। उसके लिए एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आसान भाषा में बिल्कुल एकदम ऐसे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा। एक एक चीज़ प्लान्ड तरीके से वहाँ पर हम लोग करते हैं। रैंडमली
चीज़ें वहाँ पर नहीं होती हैं, सब कुछ आसानी से कराया जाता है। उसके लिए आप बस सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और पीजीटी पॉलिटी की किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ करके कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए लगातार सिलेक्शन गाइडर पर, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास में पहुंच जाए। नमस्कार।